हर साल बिहार के बीपीएससी एग्जामिनेशन में 4 से 5 क्वेश्चन बजट इकोनॉमिक सर्वे से पूछे जाते हैं, चाहे वो बिहार का हो या फिर यूनियन गवर्नमेंट का हो। इसलिए इस टॉपिक को छोड़कर जाना एक मुश्किल वाली बात हो सकती है। इसलिए हमने आपको कम्प्रिहेंसिव वे में बजट और इकोनॉमिक सर्वे करवाने का निर्णय लिया था और आप देख सकते हैं बिहार का तो कंप्लीट करवा दिया गया है। अब बचा आपका यूनियन का, और यूनियन में भी दो चीजें आ रही हैं, एक तो इंटरिम बजट और दूसरा आपका जो मेन बजट पेश हुआ है। क्योंकि अब बीपीएससी का एग्जामिनेशन 30 सितंबर को है, लेकिन अब एग्जामिनर ने कौन से बजट के आधार पर क्वेश्चन सेट किए हैं, क्या वो इंटरिम बजट के आधार पर या फिर जो मेन बजट है उसके आधार पर, तो इसलिए हम इस पर रिस्क नहीं लेना चाहते। हेंस आपके लिए इंटरिम बजट के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम इसमें इंक्लूड किए हैं, अलोंग विद जो मेन बजट आपका पेश हुआ 22 जुलाई को, उसको भी कवर किया गया है कम्प्रिहेंसिव वे में। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इफ यू आर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर एंड रीडिंग द पीडीएफ वंस, you will be sufficient to answer the question if any question coming from the budget or economic survey। तो इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिवाइज एंड लिसन द लेक्चर केयरफुल्ली। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ब्यूरोक्रेट्स क्लब। सबसे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने बिहार बजट नहीं देखा है तो आप देखिए, क्योंकि वहां पर हमने कुछ बेसिक्स को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया और यहाँ पर हम बेसिक्स नहीं समझाएंगे क्योंकि काफी ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए अगर आपको बेसिक्स देखना है तो बिहार बजट में जाइए, आप वहां पर बेसिक्स कंप्लीट करिए, फिर आप यहाँ पर आइए, इसे देखिए, तो आपका जो एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग है वो काफी स्ट्रोंग होगा और काफी अच्छा भी लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि यूनियन बजट प्रिपेयर कौन करता है, तो ध्यान रखना है आपको कि मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अंदर डिवीजन होते हैं। तो बजट को प्रिपेयर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर डिपार्टमेंट आपसे पूछा जाए तो आपका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ही अंतर्गत डिपार्टमेंट होता है। और अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो बजट डिवीजन, हालांकि चांसेस कम है बजट डिवीजन पर क्वेश्चन पूछने का, दो पर ज्यादा चांसेस है, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और आपका मिनिस्ट्री पूछा जाएगा तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये ध्यान रखना है। अब बजट में सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि भारत 2047 तक का टारगेट रखा है विकसित भारत बनने का, यानी कि डेवलप्ड कंट्री बनने का। तो आपको पता होगा कि हमारी आजादी के 100 साल बाद ये आपका जो 2047 है आने वाला है। अब दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक तो थीम जो बजट का है उस पर हमें ध्यान रखना है, दूसरा फोकस और तीसरा प्रायोरिटीज। 9 प्रायोरिटीज टोटल हैं, 4 थीम है और 4 फोकस है। तो इसमें से किसी पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए आपको बार बार रिवीजन करना है। तो थीम की बात करें तो एक तो एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, दूसरा मिडिल क्लासेस पीपल, तीसरा एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, चौथा है आपका स्किल। और अगर हम बात करें फोकस एरिया की तो उसमें 4 ग्रुप्स पर फोकस ज्यादा किया गया है। एक तो अन्नदाता, अन्नदाता किसे कहते हैं, फार्मर्स को, महिलाएं हैं, फिर तीसरा आपका युवा है, हम और आप, फिर आपका जो चौथा है वो है गरीब लोग यानी कि पुअर पीपल। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, रिकॉल करिए थोड़ा सा कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट संविधान के किस आर्टिकल में बताया गया है। क्या है ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या बजट है या फिर आपका इकोनॉमिक सर्वे है? क्या इकोनॉमिक सर्वे को पेश करना संविधान में कंपल्सन किया गया है, संविधान में इकोनॉमिक सर्वे की बात की गई है या नहीं की गई है? उसी प्रकार से आर्टिकल 113 आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पिछले बार ग्रांट्स से रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था। तो जो ग्रांट की बात करते हैं यानी कि गवर्नमेंट विभिन्न राज्यों को फ्री में पैसे दिए जाते हैं, उसको हम ग्रांट्स कहते हैं। तो आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये ग्रांट्स की बात करता है। तो आपको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी याद रखने की जरूरत है। चलिए यहाँ के बाद हम प्रायोरिटीज के ऊपर आते हैं। 9 प्रायोरिटीज है और जो हमारा नोट्स है या पीडीएफ है वो प्रायोरिटीज पर ही आधारित है।
फॉर एग्जाम्पल हम एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल के टॉपिक में देखेंगे क्या क्या बातें की गई है, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या बातें की गई है। तो आपको प्रायोरिटी भी याद रखनी है, यानी कि जो बजट है, बजट में जो पैसा एलोकेट हुआ है वो इन सब सेक्टर्स पर फोकस किया जाएगा। तो क्या प्रायोरिटीज है, आप हमारे साथ रिवीजन करिए, बोलते चलिए। प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल जस्टिस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, नेक्स्ट अर्बन डेवलपमेंट, नेक्स्ट एनर्जी सिक्योरिटी, नेक्स्ट infrastructure, then innovation research and development, then we have the next generation reforms जहां पर टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण रोल होने वाला है। तो 9 प्रायोरिटीज आपको याद रहने चाहिए। उसी प्रकार से आप यहीं पर रिकॉल कर लीजिए 7 निश्चय के अंतर्गत कौन कौन से बातें कही गई हैं, और आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, इससे आपका रिकॉलिंग पावर मजबूत होगा। अब चलते हैं मेन मुद्दे पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो बजट होता है एक प्रकार से उसमें पैसे आ कहाँ से रहे हैं और पैसे खर्च कहाँ करे जाएंगे, इसका एस्टिमेशन होता है करंट ईयर के लिए। जैसे अभी करंट ईयर आपका 2024-25 चल रहा है, तो इसलिए जो बजट है वो 2024-25 के लिए पेश हुआ है। अब इसमें 2 भाग होता है, एक है आपका रिसिप्ट यानी कि इनकम, पैसा आ कहाँ से रहा है, और दूसरा एक्सपेंडिचर, पैसा आएगा तो पैसा खर्च भी किया जाएगा, तो कहाँ खर्च किया जा रहा है, किस सेक्टर में खर्च किया जा रहा है, किस मिनिस्ट्री को कितना पैसा दिया गया है, ये सब आपका बजट में मेंशन रहता है। तो जब हम रिसिप्ट या इनकम की बात करते हैं तो इसमें भी 2 भाग आ गए, रेवेन्यू और एक है आपका कैपिटल। तो जो रेवेन्यू से पैसे आएंगे सरकार को 2024-25 के लिए कितना एस्टिमेशन है, लगभग आपका 31,29,200 रुपीज। हालांकि मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप अमाउंट को याद रखिए, लेकिन एक बार बस नजर से देख लेना है कि अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप आंसर कर सकते हैं। उसी प्रकार से कैपिटल रिसिप्ट की बात करें तो जो अमाउंट आने वाले हैं वो है आपका 16,91,312। क्या होता है ये कैपिटल, क्या कैपिटल एसेट्स आपके रेवेन्यू देते हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। कुछ एग्जांपल्स बताइए कैपिटल एसेट के, सो दैट आपके कंसेप्ट क्लियर हो। अब जैसा हमने इनकम की बात कर ली, रिसिप्ट की बात कर ली, तो अब एक्सपेंडिचर की भी बात आएगी, ठीक है। और ये सब अमाउंट सब करोड़ में दिए गए हैं, ध्यान रखना है आपको। आपको इससे पहले वाला डाटा नहीं याद रखना है, मैंने बस ग्राफ दिखा दिया आपको, लेकिन आपको 2024-25 का ही याद रखना है। तो एक्सपेंडिचर में भी 2 भाग होगा, एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इफ यू आर lacking the concept of budget, then please go to Bihar budget where I had explained in a better way the basic concepts। तब आप यहाँ पर आके देख सकते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर तो उसमें आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। तो 2024-25 के बजट एस्टिमेशन के आधार पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर कितना खर्च किया जाएगा, तो अप्रोक्स 37,09,401 करोड़ रुपी। उसी प्रकार से कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एसेट क्रिएशन में खर्च किए जाएंगे, पुल बनाना हो, ब्रिज बनाना हो, ये सब क्या है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सरकार शेयर्स खरीदती है, वो सब क्या है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो उस पर कितना खर्च किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो अप्रोक्स 11,11,111 करोड़। तो आसानी से ये याद रहेगा, इसलिए आप याद कर सकते हैं। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है अप्रोक्स आपका 3.4% ऑफ जीडीपी है, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखना है, 3.4% ऑफ जीडीपी हैज बीन डूइंग एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल, ठीक है। अब जो बीपीएससी का, यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है वो डेफिसिट है, यानी कि घाटा। अब बात तो यही है कि सरकार बताती तो है कि भाई जो इनकम आएंगे वो ज्यादा आएंगे एक्सपेंडिचर से, लेकिन होता उल्टा है, सरकार खर्च ज्यादा कर देती है और इनकम कम आता है। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि भाई टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, तो घाटा हो गया। तो इसी को हम डेफिसिट कहते हैं। जैसे आपका 100 का आमदनी है लेकिन आपने खर्च कर दिया 110 रुपया, तो 10 रुपये का घाटा हो गया। सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पर भी लागू होता है, लेकिन यहाँ पर हम डेफिसिट को डिफरेंट टाइप्स में बांट देते हैं। और एक आपके लिए काम हम दे रहे हैं कि आप आराम से जाइए
वीडियो देखने के बाद फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन सब के डेफिनेशन को आप अंडरस्टैंड करिए, ठीक है, क्योंकि बीपीएससी अब थोड़ा कंसेप्ट पर पूछ रही है, तो हम नहीं चाहते कि आपका कंसेप्ट क्लियर ना होने के कारण आपका मार्क्स कट जाए। तो आपको जाना है, अच्छे से ये सब टर्म्स को समझ लेना है, और उसके बाद आप देखिए कि आपको सिलेक्शन में कोई नहीं रोक सकता। और जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, यस आई एम गोइंग टू क्लियर द प्रीलिम्स दिस ईयर डेफिनेटली। ये सब कमेंट में दीजिए। आप माइंडसेट आपको बनाना होगा ताकि आपकी एनर्जी सुदृढ़ एक दिशा में चले, आपका फोकस एक दिशा में रहे, ठीक है। तो ये जो डाटा है फिजिकल डेफिसिट का, इसको आपको लास्ट 3 ईयर के डाटा का याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बीपीएससी ने 69 बीपीएससी में पूछा है, तो लास्ट 3 ईयर्स का आपको ध्यान रखना है। बस फिजिकल डेफिसिट की बात कर रहे हैं, बाकी सब आपको 2024-25 का ही याद रखना है। तो आप देख सकते हैं फिजिकल डेफिसिट जो है वो आपका डिक्लाइन हो रहा है स्टीडली। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही याद रखना है, अगर हम 2022-23 के बाद से बात करें तो आप ग्राफ देख सकते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि 2023-24 में जो रिवाइज एस्टिमेट है, यानी कि जो सब डाटा आ गए उसके बाद जो हमने फिजिकल डेफिसिट निकाला डाटा के आने के बाद, वो है आपका 5.8%। ये याद रखना है, रिवाइज एस्टिमेट्स। एक होता है बजट एस्टिमेट्स, यहाँ पर भी डाउट होता है, बजट और रिवाइज। तो बेसिकली रिवाइज का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास डाटा अवेलेबल है और उस डाटा के अवेलेबिलिटी के आधार पर हम डेफिसिट निकाल रहे हैं। एक होता है एस्टिमेट, तो एस्टिमेट्स अभी आप देख लीजिए 24-25 का तो डाटा अभी उपलब्ध है नहीं, वो तो अगले साल आएगा, इसलिए हम एस्टिमेट्स अनुमान लगा रहे हैं कि भाई साहब 2024-25 में जो हमारा फिजिकल डेफिसिट होगा वो 4.9% होगा, ठीक है। तो ये जरूर याद रखना है, रिवाइज एस्टिमेट्स 2023-24 के लिए और बजट एस्टिमेट्स 2024-25 के लिए, और 2022-23 का भी आपको जो याद रखना है कि डेफिसिट कितना था, 6.4%। और गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2025-26 तक जो फिजिकल डेफिसिट हो वो 4.5% के लिमिट में हो, यानी कि इससे ज्यादा फिजिकल डेफिसिट ना हो। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो आप देख सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट 1.8% ऑफ जीडीपी है 2024-25 के लिए, प्राइमरी डेफिसिट 1.4% है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वो आपका 0.6% है, और ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर बीपीएससी ने इंटरिम बजट के आधार पर फिजिकल डेफिसिट पूछ लिया तब क्या करेंगे? तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर बीपीएससी ने साफ साफ बोला है कि भाई इंटरिम बजट के आधार पर बताओ कि फिजिकल डेफिसिट 2024-25 का कितना होने वाला है, तो 5.1%, ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है। तो इंटरिम बजट के आधार पर फिजिकल डेफिसिट 5.1%, लेकिन एक्चुअल बजट जो अभी 22 जुलाई को पेश हुआ है उसके आधार पर फिजिकल डेफिसिट क्या रिकमेंड किया गया है, 4.9%। तो आपको डिफरेंशिएशन क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। चलिए, ये जो बेसिक कंसेप्ट है हमने समझ लिया, अब आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगा। अब आपको स्थिर से बस सुनना है और कान खोल कर रखिए, स्थिर से सुनते रहिए, याद ना हो जाए तो फिर आप हमें बोलिएगा। उसी प्रकार से हम कुछ रिकॉल करवा देते हैं आपसे। बताइए 2024-25 के इंटरिम बजट के आधार पर फिजिकल डेफिसिट क्या रिकमेंड किया गया है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जो आपका एक्चुअल बजट 22 जुलाई को पेश हुआ उसमें फिजिकल डेफिसिट की बात क्या की गई है, 2025-26 तक जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है वो क्या है, और जो बजट पेश किया जाता है कौन से डिपार्टमेंट पेश करता है, कौन से मिनिस्ट्री पेश करता है, और ग्रांट की बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई है, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताएं। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमने आपको प्रायोरिटी बताया था उसी प्रायोरिटी के आधार पर डिस्कशन चल रहा है। आपको अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, शांति से आप समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो आप शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में, लाइक करिए, कमेंट करिए, यस सर आई एम अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी पोर्शन ऑफ दिस टॉपिक। तो हमें भी कहीं ना कहीं मजा आएगा आपके रिस्पॉन्स सुनकर। तो एग्रीकल्चर की बात करते हैं, 4-5 पॉइंट ही है, बस आपको ध्यान रखना है कि 1 करोड़ फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रमोट किया जाएगा, नेचुरल फार्मिंग करवाया जाएगा उनसे।
और डिजिटल क्रॉप सर्वे 400 डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। आप हमें बताइए टोटल डिस्ट्रिक्ट की संख्या पूरे भारत में कितनी है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। उसके बाद श्रिम्प फार्मिंग को भी प्रमोट किया जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि श्रिम्प फार्मिंग क्या है। तो जो श्रिम्प फार्मिंग है वो बेसिकली एक्वा कल्चर, जो आपका मत्स्य पालन होता है उसी को हम कहते हैं श्रिम्प फार्मिंग। और बिहार के लिए भी योजनाएं चल रही हैं श्रिम्प फार्मिंग या एक्वा कल्चर के लिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में वो भी बताएं। बार बार मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं ताकि आपको चीजें रिकॉल हो जाएं, रिवाइज हो जाएं, यहीं पर आपको फिर से पेज उठाकर देखने की जरूरत ना पड़े। फिर आप देखिए लगभग 109 न्यू हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स वो फार्मर्स को दिए जाएंगे, ताकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण जो क्रॉप्स का नुकसान हो जाता है फ्लडिंग के कारण या फिर ड्रॉट के कारण, वो समस्या ना आए। इसलिए 109 न्यू हाई यील्डिंग सीड्स दैट आर क्लाइमेट रेजिलिएंट वो लॉन्च किया जा रहा है। तो एग्रीकल्चर का पार्ट खत्म हुआ। अब हम चलते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल के ऊपर। तो 1000 ITI, ITI का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो अपग्रेड किए जाएंगे। 1 करोड़ यूथ को स्किल किया जाएगा। इंडिया की टॉप 500 कंपनीज के द्वारा 5 सालों में। ये टॉपिक खत्म के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आपका टॉपिक खत्म हो रहा है, बस आप सुनते रहिए शांति से, आपको याद हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण फैक्ट, जो आपका अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। अब आप सवाल पूछेंगे सर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्या होता है, तो बेसिकली क्या है, एक रास्ते हैं, लेकिन इस रास्ते पर मेजर फोकस क्या है कि इंडस्ट्री स्टेब्लिश करवाए जाएंगे। ठीक है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मतलब इंडस्ट्री के कॉरिडोर है, उस रास्ते में सिर्फ इंडस्ट्री ही होंगे। तो अमृतसर जो कि पंजाब में है, कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में, तो यहाँ से पंजाब से लेके वेस्ट बंगाल तक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, लेकिन उसको गया से भी जोड़ा जाएगा। आप समझिए कि कहाँ पर वो आपका बिहार में जोड़ा जाएगा, तो बिहार में जो गया डिस्ट्रिक्ट है उससे जोड़ा जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, उसके बाद है आपका PM जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इस योजना का क्या मेजर फोकस होगा, जो ट्राइबल्स होते हैं जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियां सही नहीं होती हैं, तो उनको सुधारने के लिए ये आपका जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान लाया जा रहा है। उसी प्रकार से पोलवर्मन इरिगेशन प्रोजेक्ट जो काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, ये आंध्र प्रदेश में बनाया जा रहा है। कौन से नदी के ऊपर, रिवर गोदावरी। और यहाँ से आप रिवर मैप करिए कि रिवर गोदावरी का ओरिजिन कहाँ है और कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन से वाटरफॉल रिवर गोदावरी बनाती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, अब बिहार के लिए तो काफी मजेदार बातें की गई हैं इस बार इस बजट में, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बिहार सरकार है उन्होंने भी NDA को समर्थन दिया है, तो बिहार के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल इंसेंटिव लाया गया है। तो एक तो ये हुआ कि रिवर गंगा पर 2 लेन ब्रिज बनाया जाएगा, कहाँ पर, बक्सर में। ठीक है, और भागलपुर में एक टाउन है पीर पैनीती टाउन, वहां पर 2400 मेगावाट वाला पावर प्लांट स्टेब्लिश किया जा रहा है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जिसे आपको भूलना नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जैसे आपका मणिपुर, असम, मिजोरम, ये सब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। ठीक है, वहां पर 100 से ज्यादा ब्रांचेड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो ये होता है आपका टॉपिक खत्म। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर में क्या बातें की गई हैं, एक है आपका ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ट्रेड रिसेसेबल्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम। ये जो ट्रेड प्लेटफॉर्म है वो RBI का है। इसके माध्यम से जो बिल्स हैं, इनवॉइसेस हैं, जो खरीद और बिक्री पर जनरेट होते हैं, उसका ट्रेडिंग किया जाएगा। उसके लिए प्लेटफॉर्म RBI ने डेवलप किया है जिसका नाम है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, 12 इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप किए जा रहे हैं। और मुद्रा लोन किस सेक्टर के लिए है, तो MSME सेक्टर के लिए है, ये ध्यान रखना है। MSME का फुल फॉर्म आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। उसके बाद 100 फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी लैब्स स्टैब्लिश किए जाएंगे पूरे भारत में। और एक कंसेप्ट आता है वायबिलिटी गैप फंडिंग। ये कंसेप्ट को आप समझ लीजिए क्योंकि ये पूछा जा सकता है। बेसिकली क्या है कि लेट से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है किसी कॉरपोरेट के द्वारा, किसी बिजनेसमैन के द्वारा। ठीक है, लेट से आपका कोई कमर्शियल बिल्डिंग बनाया जा रहा है, उस पर खर्च आ रहा है 100 करोड़ रुपए,
लेकिन पता चला कि भाई उसके पास 80 करोड़ रुपए ही थे और बस पैसा खत्म हो गया। तब भाई 20 करोड़ रुपए के कमी के कारण ये प्रोजेक्ट बन नहीं पा रहा है, उसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही है। ठीक है, तो सरकार क्या करेगी कि ये जो आपका जो गैप आया फंडिंग में 20 करोड़ रुपए का, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 20 करोड़, ये कितना भी हो सकता है, तो ये सरकार प्रोवाइड कर देगी या सरकार किसी के माध्यम से प्रोवाइड करवा देगी। तो यही होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग, कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लटका पड़ा है, अटका पड़ा है, तो उसको पैसे देकर पूर्ति करवा दिया जाए। तो उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। उसके बाद आजकल जो देश में काफी ज्यादा फोकस हो रहा है वो है क्रिटिकल मिनरल्स। तो इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, समझ लीजिए बस। क्रिटिकल मिनरल्स, क्रिटिकल का मतलब वैसे मिनरल जो काफी महत्वपूर्ण है भारत के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। अब जैसे लिथियम है, तो भाई लिथियम कितना महत्वपूर्ण है, उससे पूरा मोबाइल का बैटरी, ठीक है, और भी जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बैटरी होती है वो सब ऑपरेट होती है। हम इलेक्ट्रिक बसेस सब चला रहे हैं, उस पर भी आपका लिथियम बैटरी का यूज हो सकता है। तो ऐसे में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए भारत सरकार क्रिटिकल मिनरल्स मिशन ला रही है, ताकि भारत में क्रिटिकल मिनरल्स का प्रोडक्शन हो, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन हो। ये है क्रिटिकल मिनरल्स। कुछ हमने क्रिटिकल मिनरल्स के नाम दिए हैं, आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, बीपीएससी भी इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है। और न्यूज क्या है, तो एज पर द बजट 25 क्रिटिकल मिनरल्स पर जो कस्टम ड्यूटी है उसको खत्म कर दिए गए हैं। ठीक है, तो खत्म कर दिए गए हैं, ध्यान ये रखना है। और अगर हम बात करें लिथियम की, जिस जो कि एक आपका क्रिटिकल मिनरल्स है, तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्शन है लिथियम का सबसे ज्यादा वर्ल्ड ओवर में ऑस्ट्रेलिया करता है। और अगर हम बात करें रिजर्व की, तो चिली के पास सबसे ज्यादा लिथियम का रिजर्व है, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और हमने क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में बात कर ही लिया है। उसके बाद आता है कंसेप्ट आपका सी पेस। तो सी पेस अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सी पेस क्या है, तो बेसिकली जो कंपनी है वो इस्टेब्लिश तो हो जाती है, लेकिन जब उसको बंद करना हो तो उसको बंद करने में परेशानी आती है। इसलिए एक पोर्टल है कि भाई आसानी से इस पोर्टल पर आप जाएं, अगर आपको बंद करना है कंपनी तो रजिस्टर करें, जो भी रिक्वायरमेंट्स होगा वो फुलफिल करने के बाद आपका कंपनी डी रजिस्टर हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म है आपका सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सिलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, मतलब इंडस्ट्री को एग्जिट करना है तो इस पोर्टल के माध्यम से एग्जिट कर सकते हैं। ये चीज हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर। अर्बन डेवलपमेंट में एक आता है आपका पीएम स्वनिधि, जिस पर बीपीएससी ने 69th में क्वेश्चन पूछा है, तो मे बी क्वेश्चन कैन बी रिपीटेड। तो पीएम स्वनिधि क्या है, जो स्ट्रीट वेंडर्स है ना, जैसे आपके फास्ट फूड स्ट्रीट वेंडर जो फास्ट फूड बेचते हैं या फिर जो ठेला रेडी चलाते हैं, तो भाई उनको बिजनेस को लेट से एक्सपेंड करना है, पैसे की जरूरत है, या फिर कोई ठेला रेडी खोलना चाहते हैं तो पैसे की जरूरत होगी। तो जो केंद्र सरकार है वो उन्हें लोन देगी 50,000 रुपये तक का, कि वो उस लोन के माध्यम से ठेला रेडी जो सब खोल सकते हैं या फिर अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। ये है आपका पीएम स्वनिधि। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। कौन चलाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, याद रखना है इस मिनिस्ट्री का नाम। और ये वर्किंग कैपिटल देते हैं स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 तक, और इंटरेस्ट सब्सिडी। फिर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि इंटरेस्ट सब्सिडी ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, ये हमने आपका बिहार बजट है वहां पर ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन का आंसर आपको देते जाना है ताकि आपका रिकॉर्डिंग मजबूत होते चले। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं, स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इस पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जब आप करते हैं या फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तब। उसके बाद है आपका एनर्जी सिक्योरिटी। इस पर आपका एक इम्पोर्टेंट स्कीम चलाया गया है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसके माध्यम से जो आपका 1 करोड़ हाउस होल्ड है उनके छतों पर सोलर रूफटॉप प्लांट्स लगाए जाएंगे और लगभग 300 यूनिट्स पर मंथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा। ये सब थोड़ा आपको ध्यान रखना है, आजकल स्कीम पर फोकस ज्यादा चल रहा है। उसके बाद जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने देखा ऊपर कितना था, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो जो पिछले साल का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उससे 16.9% ज्यादा है, यस 16.9%, और आपको ध्यान रखना है। और जो केंद्र सरकार है विभिन्न राज्यों के यहाँ डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए 50 सालों तक का
इंटरेस्ट फ्री लोन दे रही है। लगभग आपका 1.5 लाख करोड़ रुपए का अमाउंट आपका वितरित किया जाएगा। ठीक है, ये 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बिहार के लिए फिर से एक न्यूज आया है आपका कोसी मेची। अब जैसे ही आप रिवर का नाम सुने आपको जल्दी से जाना है, बुकलेट में रिवाइज करना है कि कोसी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ को जा रही है, कौन से रिवर में मर्ज हो रही है, बिहार में कहाँ से इंटर करती है, बिहार में कहाँ गंगा रिवर से मिलती है। ये सब पॉइंट्स याद रखने चाहिए क्योंकि पूछा गया है। और कोसी आपको ही पता है सौरव आपका बिहार कहते हैं, तो क्यों कहते हैं थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। ठीक है, तो काफी ज्यादा बाढ़ लेकर आती है कोसी, इसलिए कोसी में जब भी आपका बरसात का सीजन आता है तो काफी पानी बढ़ जाता है, इसलिए इसको लिंक किया जाएगा मेची रिवर से ताकि एक्सेस पानी मेची रिवर में चला जाए। और इसके लिए लगभग 11,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार के लिए फिर से टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए विष्णुपद टेम्पल जो कि गया में है, महाबोधि टेम्पल जो कि गया में है, इसको कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जाएगा, कॉरिडोर के रूप में, ताकि टूरिस्ट आए, बिहार की इकोनॉमी बढ़े, बिहार की लाइवलीहुड बढ़े। और अगर आपने महाबोधि टेम्पल का दर्शन किया है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखे यस आई हैव डन इट। विष्णुपद टेम्पल अगर आप गए हैं तो वहां पर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे, तभी हम समझ पाएंगे कि आप ट्रेवलिंग करते हैं कि नहीं, टूरिज्म करते हैं कि नहीं, इवन इफ यू आर इन बिहार। उसके बाद एक है आपका 20 तीर्थंकारा मुनीश्वर्त टेम्पल जो कि राजगीर में है। ये आपको फैक्ट याद रखना है क्योंकि ये आपका बजट में मेंशन किया गया है। अकॉर्डिंगली जो नालंदा है, नालंदा पर क्वेश्चन आ सकता है, नालंदा का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो उसको टूरिस्ट हॉटस्पॉट के रूप में डेवलप किया जाएगा। नाउ ई श्रम पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लेबर याद रखना है। एनपीएस वात्सल्य को लॉन्च किया गया है सो दैट जो माइनर्स है जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनको भी पेंशन अकाउंट दिया जाए। उसके बाद है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसका फेज 4 लॉन्च किया जा रहा है टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 25,000 रूरल हैबिटेशंस। उसके बाद स्पेस इकोनॉमी पर भी फोकस किया जा रहा है। 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड स्टेब्लिश किया जाएगा जो स्पेस इकोनॉमी, स्पेस सेक्टर में मदद मिलेगी। और ये ध्यान रखना है जो बजट में इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई है भारत की 2023-24 के लिए, वो है आपका 8.2%। तो कभी कभी बीपीएससी इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्वेश्चन पूछ लेती है, तो इस फैक्ट को ध्यान रखना है। तो जो इंडिया का ग्रोथ रेट बताया गया है एज पर द बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024, तो वो है आपका 8.2%, याद रखना है। उसके बाद इन्फ्लेशन क्या होता है मैंने कंसेप्ट बताया है, आप बिहार बजट में जाकर देख सकते हैं, वैसे हम समझा देते हैं आपको। जो जनरलाइजिंग प्राइसेस है, आपने एक प्रोडक्ट खरीदा 10 रुपये दाम था वो 20 रुपये हो गया, तो इसका मतलब 10 रुपये इन्फ्लेशन कर गया वो प्रोडक्ट, 10 रुपये से महंगाई बढ़ गई। ठीक है, तो जो 2023 का जो इन्फ्लेशन बताया गया है वो है 5.4%। ध्यान रखना ये फैक्ट पूछ लिया जाएगा। तो 2023 में जो इन्फ्लेशन आया है वो है आपका 5.4%। उसके बाद 2-3 फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। मिथाइलिन डाइफिनाइल डाइआइसोसाइनेट, ये जो केमिकल है यार्न मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बीपीएससी ने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये इस केमिकल का काम कहाँ पर है, यार्न मैन्युफैक्चरिंग में। उसके बाद एंजल टैक्स को रिमूव कर दिया गया है ऑन ऑल द इन्वेस्टर्स। एंजल टैक्स क्या होता है, जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं ताकि स्टार्टअप्स को पैसे मिले, तो सरकार पहले उन पर टैक्स लगाती थी, तो उसको खत्म कर दिया गया है। तो एंजल टैक्स का डेफिनेशन याद रखना है, किस पर लगता है, स्टार्टअप्स पर। ठीक है, उसके बाद कॉरपोरेशन टैक्स जो कंपनी के प्रॉफिट पर लगती है, जो फॉरेन कंपनीज है उस पर अलग रेट रहता था, जो डोमेस्टिक कंपनी उस पर अलग रेट रहता था। तो जो फॉरेन कंपनी जो उस पर अब कॉरपोरेशन टैक्स 35% लगेगा, पहले 40% लगता था। अब एक न्यू टैक्स रिजीम होता है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम होता है। हमारे देश में ये दोनों टैक्स रिजीम लागू हो रही हैं। तो जो न्यू टैक्स रिजीम है इसमें क्या प्रोविजन है कि अगर आपका इनकम 3 लाख रुपये तक है तो आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका उससे बियॉन्ड है तो आप देख सकते हैं ये रेंज दिया गया है, आपको याद नहीं रखना है, बस टोटल स्लैब क्या है टैक्स का, 5, 10, 15, 20, 30। तो मैक्सिमम जो आपका टैक्स लगेगा इनकम टैक्स वो 30% तक लग सकता है अगर आपका इनकम 15 लाख से ज्यादा है तो। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि 58% ऑफ कॉरपोरेट टैक्स वो आपका न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत आता है। यानी कि अब जो मेजोरिटी ऑफ कंपनी है वो
जो टैक्स पे करती है वो न्यू टैक्स रिजीम के आधार पर पे करती है। ये ध्यान रखना है, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का डाटा है ये, ठीक है। नाउ फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विवाद से विश्वास स्कीम क्या है। तो बेसिकली अब आप समझिए कि जो इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, अब वो इनकम टैक्स पे करती है तो कभी कभी डिस्प्यूट आ जाता है। तो इनकम टैक्स डिस्प्यूट आ जाने के कारण कहीं ना कहीं कंपनी का क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाता है। तो उस डिस्प्यूट्स को, इनकम टैक्स डिस्प्यूट्स को रेजोल्यूशन करने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम लाया गया है। और एक फैक्ट है कि जो 80% डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग होता है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया का शेयर उसमें 80% है। तो ध्यान रखना है आपको। और एक और टैक्स हटा दिया गया है, इक्वलाइजेशन लेवी। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इक्वलाइजेशन लेवी क्या है। तो बेसिकली आप फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, तो उस एडवर्टीजमेंट से फेसबुक से आपको फायदा मिलता था, लेकिन वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देती थी। तो इसीलिए उनके प्रॉफिट से कुछ पैसा गवर्नमेंट को भी मिले, तो इक्वलाइजेशन लेवी एज ए फी, याद रखना ये एक फी था, ये टैक्स नहीं था, एज ए फी दिया जाए गवर्नमेंट को, उसके लिए ये लेवी लाया गया था, ठीक है, फॉर डिजिटल एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टा सब हो गया। उसके बाद एक कंसेप्ट आता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये कंसेप्ट क्या है? तो बेसिकली जनरली क्या होता है कि जो जीएसटी है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो कौन पे करता है? सप्लायर पे करता है टू द गवर्नमेंट। अब आप और हम डायरेक्टली गवर्नमेंट के तो जीएसटी पे नहीं करते हैं, वो किसके थ्रू होता है? सप्लायर के थ्रू होता है। तो अगर सप्लायर जीएसटी ना पे करके कंज्यूमर पे करने लगे, हम और आप पे करते हैं अगर जीएसटी डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, तो उसको हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। ये कंसेप्ट याद रखना है, इट इज रिलेटेड टू जीएसटी पेमेंट, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ सप्लायर द रेसिप्टेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको गुड्स एंड सर्विसेज प्राप्त हो रहा है वो पे करने लगे टैक्स को टू द गवर्नमेंट, तो वो हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। उसके बाद आप देखिए कुछ एलिमेंट्स के नाम है जो कैटालाइटिक कन्वर्टर के रूप में यूज होते हैं, उसका नाम है प्लेटिनम और पैलेडियम। ये सब क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट है, पूछा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर करें, और अगर आप थोड़ा सा थकावट महसूस कर रहे हैं तो आपको थकना नहीं है, आप पानी पीजिए, आंखें खोलकर ध्यान से कानें खोलकर सुनिए, बस याद होगा और आप एग्जाम में काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। द कट ऑफ विल बी क्लियरिंग बाय यू डेफिनेटली। जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अब आते हैं टैक्स क्रोनोलॉजी, जो बीपीएससी कभी कभी पूछ लेती है कि भाई टैक्सेस से जो पैसे आ रहे हैं यूनियन गवर्नमेंट को, सबसे ज्यादा किससे आ रहा है? तो एक चीज तो याद रखना है कि डायरेक्ट टैक्सेस से पैसे ज्यादा आते हैं केंद्र सरकार को एज कम्पेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस में इनकम टैक्स भी आता है, कॉर्पोरेशन टैक्स भी आता है, ठीक है। लेकिन अगर बोला जाए कि ओवरऑल टैक्सेशन क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए, तो इनकम टैक्सेस से सबसे ज्यादा पैसे आए हैं 2024 में, ठीक है। चाहे वो इंटरिम बजट की बात कर ले या फिर जो एक्चुअल बजट 22 जुलाई को पेश हुआ है, तो इसके अनुसार इनकम टैक्स से सबसे ज्यादा पैसे आए, उसके बाद जीएसटी से, उसके बाद कॉर्पोरेशन टैक्स से। तो ये क्रोनोलॉजी याद रखना है अच्छे से। और जो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू है, मैंने आपको बताया ना कि रेवेन्यू में जो पैसे आते हैं, एक तो टैक्सेशन से आते हैं, एक नॉन टैक्सेशन से आते हैं। नॉन टैक्सेशन में क्या है? सरकार ने फीस कलेक्ट कर लिया, या फिर लेट से कि रेवेन्यू मतलब एज ए इंटरेस्ट सरकार को पैसे आ रही थी, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है। इसके लिए मैंने आपको बताया कि बिहार बजट को आप अच्छे से सुनिए, जो शुरुआत के 10-15 मिनट के लेक्चर हैं उसमें आपको ये सब क्लियर हो जाएंगी। तो जो नॉन टैक्स रेवेन्यू में से पैसे आ रहे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा पैसे जो आए हैं डिविडेंड एंड प्रॉफिट से आया है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ये भी बीपीएससी का फेवरेट है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो रहा है इस वर्ष, इस बजट में, वो है आपका 11.8%, ठीक है। जिसमें से अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो तो 6.8% और इनडायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो 5%, दोनों को आप ऐड करिएगा तो 11.8% आएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई रुपीज जो आ रही है सरकार को, मैंने आपको बताया बजट का मतलब एक तरफ से पैसे आना, जैसे खजाना है तो पैसे आता है, और अगर खर्च करते हैं तो पैसे जाता है। तो रुपी आ कहाँ से रही है? सबसे ज्यादा कहाँ से आ रही है? तो सरकार को यानी कि यूनियन गवर्नमेंट को जो सबसे ज्यादा पैसे आ रही है वो है आपका बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज, जो कि आपका 27% है, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या है? दूसरे नंबर पे है आपका इनकम टैक्स, तीसरे नंबर पे आपका जीएसटी, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पर है कॉर्पोरेशन टैक्स। तो ऐसे में आपको बस क्रोनोलॉजी ध्यान रखना है ताकि क्वेश्चन आए तो आप बना ले।
उसके बाद रुपये आ तो गए, कहाँ कहाँ से हमने देख लिया, जा कहाँ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जा रहा है इंटरेस्ट पेमेंट। अब जाहिर सी बात है कि हम इतने ज्यादा बोरिंग कर रहे हैं, 27% बोरिंग कर रहे हैं, तो हमको इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा हमें इंटरेस्ट पेमेंट करने में पैसे जा रहे हैं। उसके बाद है आपका कहाँ जा रहा है, तो आप देखिए स्टेट को जो शेयर मिलता है सेंट्रल टैक्स में एज पर द फाइनेंस कमीशन, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है। ठीक है, ये हमने डिस्कस भी किया था। बिहार के लिए बिहार को सबसे ज्यादा पैसे कहाँ से आते हैं, आप हमें बताइए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ मेजर आइटम्स पर जो खर्च हुए। डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्च हुआ है, खर्च किए जाएंगे। रूरल डेवलपमेंट पर, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर, फिर सबसे लास्ट सबसे कम खर्च है आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे ज्यादा खर्च किए जाते हैं वैसे भी डिफेंस पर, फिर रूरल डेवलपमेंट, फिर एग्रीकल्चर, फिर लास्ट में आपका कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके बीच में बहुत सारे हैं, लेकिन हमने सबसे कम वाला आपको बता दिया है। फिर मनरेगा पर इस बार 86,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतना कवर करने के बाद आपका बजट हो जाता है यहीं पर समाप्त, और उम्मीद करते हैं आपको आनंद आया होगा, आप समझ गए होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे टॉपिक्स खत्म हो गए। आपको इंटरिम बजट के लिए मैंने बोला था कि उस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि बीपीएससी ने जब एग्जामिनेशन पेपर सेट किया हो, तो वो इंटरिम बजट के आधार पर क्वेश्चन सेट कर लिए हो, इसलिए इसको भी करना अति आवश्यक है। ज़्यादा कुछ फैक्ट्स नहीं है, बस हम क्विकली रिवाइज कर लेंगे, सफिशिएंट होगा। तो आप देखिए इंटरिम बजट कब पेश हुआ था, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर ही पेश करती हैं। और इसमें दो तीन फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। एक तो ये कि लगभग 25 करोड़ जो लोग हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आ गए हैं, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और एक योजना है पीएम जन मन योजना। ठीक है, ये किसके लिए है? फॉर द वेलफेयर ऑफ पीवीटीजी। पीवीटीजी बेसिकली ट्राइबल्स का ग्रुप होता है, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स फुल फॉर्म है आपका। और पीएम विश्वकर्मा योजना आपको ध्यान रखना है। ये जो पीएम विश्वकर्मा योजना है ये किस लिए है? तो एक्चुअली ये योजना जो है, एक सेकेंड, ये योजना बेसिकली जो आपके आर्टिशंस और क्राफ्ट्समैन है उनके लिए योजना लाया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। ये देखिए, जो वुमेन्स का इनरोलमेंट है हायर एजुकेशन में, वो आपका 28% है। अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो हम पीडीएफ में इसको अच्छे से स्कैन करके भेज देंगे। ठीक है, तो आप वहां से भी रीड कर सकते हैं, बस आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। उसके बाद आप देखिए 70% जो हाउस एलोकेट हुई हैं प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल के तहत, वो महिलाओं को एलोकेट हुई हैं। क्योंकि आपको ही पता है ये जो हाउसेस एलोकेट हो रही हैं तो बेसिकली महिलाओं के नाम पर, जैसे आपका राशन कार्ड की बात होती है। ठीक है, अब चलते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो हमने आपको बता दिया, अगर इंटरिम बजट के आधार पर पूछा जाएगा तो 5.1% ऑफ जीडीपी, अमाउंट में पूछा जाएगा तो 16.85 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, और कुछ अदर फैक्ट्स की बात करें तो एक है आपका यू विन प्लेटफॉर्म, जो वैक्सीनेशन को प्रमोट करेगा ये प्लेटफॉर्म। अलोंग विथ 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स स्टेब्लिश किए जाएंगे। एंड वी हैव द पीएम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसके तहत एक्सपोर्ट्स को डबल करने का प्लान चल रहा है। लगभग 1 लाख करोड़ रुपए तक का एक्सपोर्ट हो मत्स्य या फिर एक्वाकल्चर सेक्टर में, ये टारगेट है। और इंटरिम बजट के अनुसार अगर रियल जीडीपी ग्रोथ पूछा जाएगा 2023-24 के लिए, तो आपको ध्यान रखना है 7.3%, ये अच्छे से याद रखना है। अगर इंटरिम बजट के आधार पर रियल जीडीपी ग्रोथ पूछा जाए तो 7.3%। और अभी हमने देखा जो एक्चुअल बजट 22 जुलाई को पेश हुआ था, उसमें ग्रोथ 2023-24 के लिए क्या बोली गई, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। एयरपोर्ट्स की संख्या 149 है, लेकिन क्वेश्चन नहीं जाएगा। ध्यान रखना है सरकार का टारगेट है कि 2070 तक हम नेट जीरो हासिल कर ले। क्या होता है नेट जीरो, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। कोल गैसिफिकेशन का टारगेट है 2030 तक 100 मैट्रिक टन का। ठीक है, और ये भी एक ध्यान रखना है आपको बात कि भारत सरकार ने टारगेट रखा है कि जो इंडिया की जीडीपी है, टोटल जीडीपी, वो 7 ट्रिलियन की हो जाए 2030 तक। तो अभी आप हमें बताइए कि इंडिया की जीडीपी कितने ट्रिलियन की है, और वर्ल्ड के जो मेजर कंट्रीज है उसमें भारत की जीडीपी कितनी रैंक करती है। ठीक है, और ब्लू ब्लू इकोनॉमी पर फोकस किया जाएगा। एक कंसेप्ट है आपका लखपति दीदी,
इसमें क्या है कि जो वुमेन मेंबर्स हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के, जो सस्टेनेबल इनकम अर्न करते हैं लगभग 1 लाख रुपये पर ईयर पर हाउस होल्ड, तो उनको हम लखपति दीदी कहते हैं। ठीक है, बाकी ये हमने देख लिया है। 50 ईयर्स का इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। तो ये जो न्यू बजट है उसके आधार पर हम चलेंगे, इस डाटा को आप हटा दीजिए। तो ये फ्रेंड्स आपका कवर हो गया टोटल बजट। इंटरिम बजट भी कवर हो गया, जो आपका 22 जुलाई को पब्लिश हुआ था वो भी कवर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको आनंद आया होगा। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एग्जामिनेशन के लिए हमने दे दिए हैं, इससे बियॉन्ड नहीं आएगा, और आपको बस रिवीजन करना है। और देखिए आपका सिलेक्शन होगा, पक्का होगा। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो होना ही है। ठीक है, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़े। टेलीग्राम का चैनल लिंक में दे दिया गया है। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम इकोनॉमिक सर्वे जो इंडिया का है उसे डिस्कस करेंगे, और उसको कवर करने के बाद हम फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में, उस पर भी हम आएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको लेक्चर सीरीज, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपको और क्या दिक्कतें आ रही हैं, आप उस पर भी हमें कमेंट लिख सकते हैं, हम आपको जल्द रिप्लाई करेंगे। उस पर हो सकता है वीडियो भी बनाएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। इतना लंबे समय में शांति से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इंडिकेट्स दैट यू हैव हायर फोकस टाइम। तो आप ऐसे ही बढ़ते चलिए, you will be definitely qualifying the prelims, mains and interview, definitely. Thank you friends.